इस एपिसोड के दूसरे पार्ट में आए हैं। मैं फिर से दीपक मसराम सर का स्वागत करती हूँ और हम हमारी बातचीत फिर से जारी करेंगे। हम पिछले एपिसोड में रुके थे जहाँ पे मसराम सर हमको बता रहे थे कि उनके शैक्षणिक जीवन का किस तरीके से रहा है, इस महाविद्यालय में उन्होंने किस तरीके से एडमिशन लिए है और उस समय में उन्होंने क्या क्या तैयारी की है। तो मुझे अभी सर को ये सवाल पूछना है कि आपने जब यहाँ पे एडमिशन ली महाविद्यालय में, तो उस समय में रहने वाले दीपक मसराम और अभी के मसराम दीपक मसराम सर कैसे बदले हैं, उसका कुछ जर्नी आप बता पाएंगे, कैसे रहा है? सही बात है कि उस वक्त काफी मैं कम बात करता था और अभी आजकल विद्यार्थियों को ये तो बताया जाता है कि कौन सी केस लेनी है, तो बार बार उनको ये बताया था कि जो कम बोलते हैं, पीछे रहते हैं, तो उस तरह का मेरे जो क्लासमेट्स है तो अभी भी बोलते हैं कि तो क्लास में 45 मिनट खड़े रहता है, बात करता है, आपको तो समय नहीं पर्याप्त होता है। अभी सर का कहना है 45 मिनट सर को नहीं बिल्कुल। हाँ, ये एक नयापन, ये एजुकेशन की गिफ्ट है कि वो एक काफी आइडियाज सामने आती है, बात करना चाहिए, बोलना चाहिए, ऐसा लगता है कि अभी भी पूरा नहीं हुआ है। और इस तरह से वो जो ट्रांजेक्शन जो हुआ है, ट्रांजिशन जो हुआ है, वो उसके बारे में सही में मुझे वो इस बारे में जरूर बताने की इच्छा हो रही थी कि उस वक्त बहुत कम बोलता था, अभी समय नहीं पूछता है। ये मेजर वाला डिफरेंस है। तो अभी ये कहा जाता है कि जैसे शिक्षा तो सब लोग लेते हैं, पर वो शिक्षा का उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता ही है ऐसा नहीं देखने को मिलता है। आज के इसमें जब हम देखते हैं इतना पढ़ने के बाद भी छात्रों में कोई बदलाव नहीं आता है, तो क्या ये प्रोफेशनल सोशल वर्क का एजुकेशन आपने जो लिया है उसका आपके जीवन पर, आपके व्यक्तित्व पर कुछ प्रभाव पड़ा है, या आपको लगता है कि ये शिक्षा बहुत हेल्पफुल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग? वेरी गुड। मुझे ये लगता है कि हर पर्सनैलिटी का एक ऑरा होना चाहिए और मैं सिर्फ चलता फिरता एक शरीर हूँ, इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उस व्यक्ति की डिग्निटी तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा कि उसमें खास क्या है। ठीक है, मेरा पहले जो मैडम ने पहले सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछा था कि सिंगिंग ये मेरा एक पैशन था। ठीक है, उसके साथ मैं जीता था कि जहां पर भी गया कि सिंगिंग, लेकिन उसके बाद एज अ प्रोफेशनल करके जो चेंज आया मेरे पर्सनैलिटी में, कि मेरे थॉट प्रोसेस में, परसेप्शन में, मैच्योरिटी में, वो एक काफी बड़ा बदलाव था। और वो सारी देन इस सोशल वर्क एजुकेशन की ही है कि जहां पर मुझे वो मैच्योरिटी आ पाई, समाज के बारे में, अलग अलग विषयों के बारे में मैं सोचने लगा और उसको एक्सप्रेस करने लगा। यानी काफी इम्पोर्टेंट है, और वो एक्सप्रेस भी ऐसा है कि विद स्टडी, यानी अभ्यास के साथ यदि उस चीज को रखा जाए ना, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है वो अनुभव मैंने सही में किया कि जहां पर भी आप जाएंगे तो वहां पर वो व्यक्ति के साथ उसका वो जो स्टडी है ना, वो प्रोजेक्ट होता ही होता है, छुप करके रहता नहीं है। और ये अनुभव मैंने यानी किया है और ये मैंने डेवलप किया है। यानी सर इसी को आगे लेके चलते हैं। आप रिसर्च की बात कर रहे हैं और स्टडी करके बात करने की, आपने एक मेजर रिसर्च भी किया है, माइनर रिसर्च भी किया है और आपका पीएचडी भी हुआ है, तो उसके बारे में रिसर्च और आपका एक तो थोड़ा उसके बारे में आप बताइए। ये रिसर्च का इंक्लिनेशन ये पहले से तो था नहीं, लेकिन इस प्रोफेशनल लाइफ के दौरान एक ऐसा एक चमत्कारिक एक बदलाव मेरे पर्सनैलिटी में ये जरूर आया है कि मैंने एज अ रिसर्च डायरेक्टर 4 रिसर्च प्रोजेक्ट किए थे। उसमें से 2 प्लानिंग कमीशन के थे, एक मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड एंड विमेन डेवलपमेंट का था और एक ICSSR का था। तो ऐसे 4 एज अ रिसर्च डायरेक्टर, 6 एज अ रिसर्च एसोसिएट, तो ऐसे ऑल टुगेदर
कि 10 जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड थे, उसमें मैं एसोसिएट रहा हूँ। और उसी कारण से कि जो रिसर्च एप्टीट्यूड जो डेवलप होना चाहिए वो कुछ हद तक मुझ में जरूर डेवलप हुआ। और उसी कारण बहुत बार ऐसा लोग बोलते हैं कि पीएचडी क्यों इतना लेट किया, लेकिन फ्रैंकली मैं बताना चाहूंगा कि कॉलेज के एक्टिविटीज में इतना हम मशगूल हो गए थे। पहला न्याक होने के बाद मैं लीडरशिप पोजीशन में कभी रहा नहीं, उसके बाद लेकिन इतना इन्वॉल्वमेंट, वो पोजीशन है नहीं है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट के साथ ही वो बात करना, ये शायद इसी एजुकेशन के एक गिफ्ट है कि जो भी बात करो झोंक दो। और इसी के साथ यानी वो पीएचडी मेरा काफी डिले हुआ, लेकिन अल्टीमेटली किया। और वो भी रिसर्च मेरा जो भामरागढ़ और गढ़चिरौली, यहाँ की जो पार्टिसिपेशन ऑफ ट्राइबल विमेन इन देयर फैमिलीज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये मेजर जो वेरिएबल लेकर के, और उसके साथ 3 और सब वेरिएबल्स थे, लेकिन मुझे लगता है कि अनटच्ड वो एक रिसर्च का एरिया था कि जहाँ पर मैंने फोकस किया। और आज भी शायद वो कभी हुआ वो बात बताने की, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए ये आदिवासी महिलाएं, इन जनरल महिलाएं बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन आदिवासी महिलाओं का जो कभी भी रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे एरियाज में इनकी जो भूमिका है वो आपको सुनने के बाद काफी सरप्राइज होगा। ऐसी वो एरियाज है, उसके ऊपर एक अलग से हम कभी इनपुट ले लेंगे। बिल्कुल। पर कोई एक ही मेजर ऐसा फाइंडिंग आप बता पाएंगे कि क्या होगा? जैसे सुन को कल किसी को करना है रिसर्च, तो दे कैन सिलेक्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ इन दैट। मैं सही में उसके बारे में एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो जब मैं भामरागढ़ के बिनागुंडा में मैं गया था ये डेटा कलेक्शन के लिए, तो वहां पर मैंने जो चित्र देखा कि मुझे वो गांव का साइज हार्डली 38 के करीब लोग थे। हाँ, वो गांव का साइज ही। हाँ 38 फैमिलीज में नहीं 38 लोग, और उसमें से 8 पुरुष मुझे गांव में दिखे, महिला एक भी नहीं। बच्चे वहां पर थे, पुरुष थे, महिलाएं एक भी नहीं। तो मेरे लिए वो काफी एक सरप्राइजिंग फैक्टर था कि ये महिलाएं गांव में नहीं दिख रही है, यहाँ पर और कुछ काम की जगह नहीं है, तो वो गई थी जंगल। और मेरे साथ जो व्यक्ति था डेटा कलेक्शन के लिए जो गाइड करके मेरे लिए था वो वहां पर, तो उनके साथ हम वो बिनागुंडा के आगे काफी एक बड़ी पहाड़ है, तो सर चलिए लेकर के जाते हैं करके वो झरनों से लेकर के वो बांस के वो पुलिया लेकर के वो पहाड़ी से उतर करके नीचे गए, तो वहां पर वो जंगल से वो बाम्बू कलेक्ट कर रहे थे। और वहां पर मैंने 18 महिलाओं से वो डेटा कलेक्शन किया। और उसके बाद मुझे ध्यान में आया कि ये महिलाएं जो आदिवासी महिलाएं हैं वो घर के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए रात दिन एक कर लेती। सही बात है। और पुरुष घर पे थे। सर ये तो चित्र यहाँ पर भी है, यानी और बहुत सारे देशों में होगा कि ये महिलाएं के साथ भी कुछ काम किया है। तो एक बात से आपसे पूछनी कि आपका एक लेख बिल्कुल लिखने के बारे में यानी इतना मुझे कभी कंफर्टेबल नहीं लगा, लेकिन जैसा बनमाला मैडम, ये विशेषता मुझे याद आ रहा है कि बाप्तीवाले मैडम जिस तरह से वो खतरनाक रिमार्क्स देते थे। हाँ, आज तो किसी को रिमार्क देना है उनको बुरा लगता है। हाँ, तो वो मेरा एक राइटिंग स्किल इम्प्रूव करने के लिए काफी बड़ा एक कंट्रीब्यूशन जरूर रहा है। और ऑफ द लेट मुझे लगा कि अभी टीचिंग लर्निंग इस फील्ड में आगे, लेकिन कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ऐसा सोचने के बाद मुझे ध्यान में है कि कुछ विषय जो मैं पढ़ा भी रहा था, तो उसमें से कुछ विषय मैंने चुने
और उसमें से अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया ये पहला बुक मैंने लिखा। उसके बाद का जो था कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे स्पेशलाइजेशन और इन जनरल सभी विद्यार्थियों के लिए, और तीसरा सबसे पेट एक सब्जेक्ट जिस विषय पर मैंने लिखा वो था सोशल प्लानिंग, पॉलिसी एंड सोशल डेवलपमेंट। बजट के दिन सर बिल्कुल अपसेट रहेंगे क्योंकि वो सुनते रहते हैं बजट पे क्या चल रहा है। तो बिल्कुल पॉलिसी में इंटरेस्ट याद है मुझे सर। सर आपने लोकमत में एम्बेसडर बन के भी कुछ लिखा था। एक मुझे बार बार चाहिए कि जो हमारे त्रिपुरी कॉलेज में एक्सटेंशन को बहुत फोकस किया जाता है, और हमारे कॉलेज में जो फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट्स हैं वो एक हमारा असेट है। मैं तो चाहूंगा कि ये कॉलेज ने शुरू किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहूंगा फ्यूचर में भी कि मैं जब कभी भी महाविद्यालय में आऊं तो मैं सुनूं कि ये फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट शुरू है, उसमें और भी बढ़ोतरी हुई। क्योंकि एक्सटेंशन ये हायर एजुकेशन का फोर्थ एक पिलर है, और ये एक्सटेंशन के लिए हम काम करते हैं। और उसी के बहाने क्या मुझे लगा कि लोकमत ने एक यानी वार्ड एम्बेसडर करके शुरू किया था, और मुझे लगा कि कंफर्ट जोन में रहने से कि गली गलियों में घूम करके कुछ देखने चाहिए इश्यूज, और पढ़ना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, लिखना चाहिए। और ऐसे मैंने 248 डेवलपमेंटल रिपोर्ट्स, और उसके जरिए लोकमत में हरदम वो आना। और सबसे मैं बताना चाहूंगा कि तीनों साल मुझे बेस्ट वार्ड एम्बेसडर के प्राइज नंबर 1 के मिले तीनों साल। और उसमें सबसे ज्यादा वो हाफ पेज वो डेडिकेट करते थे, उससे सबसे ज्यादा जगह वो मेरे आर्टिकल को दिए जाती थी। सुमेध वाघमारे आपको पता होगा, भूपेंद्र गंभीर करके वो एडिट करते थे। उन्होंने मुझे बुला करके कहा कि आपके विषय काफी हटके रहते हैं, आप लिखिए, स्पेस की कुछ चिंता नहीं करना है। और उन्होंने मुझे ऑफर ये किया था कि बीइंग अ रिपोर्टर आप यदि लोकमत को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फ्रीलांसर, वेरी गुड, तो वो भी उन्होंने ऑफर किया। तो वो मेरे लिए काफी एक बड़ा अचीवमेंट एक्सटेंशन के बारे में वो रहा है, काफी अच्छा। मुझे लगता है ये न्यू आपकी वो बीबीसी के रीडिंग लिसनिंग के ऊपर गई है। जब आपने MSW में एडमिशन लिया, उसके पहले जो तैयारी की 15 दिन 20 दिन, जो आप पहले एपिसोड में बता रहे थे, तो जितना आप सुनेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, उतना आपके सारे राइटिंग स्किल्स है, ये है, वो आपका डेवलप होता है। ये आपके अनुभव से हम सभी को बताना चाहते हैं कि कोई भी प्रोफेशन इतने आसानी से सिर्फ थियरी क्लास के ऊपर कभी भी डेवलपमेंट नहीं होता है, जो आपके अनुभव से पता चलता है। मैडम मैं ये बताना चाहूंगी कि प्रोफेशनल एजुकेशन का सिर्फ क्लासरूम में बैठ करके बात नहीं बनती, उसके आजू बाजू में आपको बैकग्राउंड में इतना कुछ मेहनत करना पड़ता है। और उसी से जो आपने पूछा ना कि ये BBC हिंदी, वॉइस ऑफ अमेरिका, आज भी न्यूज़पेपर पढ़े बगैर मैं घर से निकलता ही नहीं। सर एक और पूछना था कि जैसे हम करियर एडवांसमेंट के लिए रिफ्रेशर कोर्सेज करते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स करते हैं, जरूरी है इसलिए करते हैं लोग, लेकिन आपने जो रिफ्रेशर कोर्सेज किए, आपने जो भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स या आपके जो रहे हैं, तो ये स्किल एनहांसमेंट अलग अलग जगह पे हुआ है, और वो आपने जो चुना और उसका इम्पैक्ट आप पे क्या रहा, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। मैं काफी फॉर्चुनेट रहा कि उस वक्त रिफ्रेशर कोर्स में यानी रजिस्ट्रेशन होना बहुत एक बड़ी बात रहती थी। और मेरा जो रिफ्रेशर कोर्स का जो जर्नी रहा है ना, सही में यानी काफी यूनिक रहा है कि पहला मेरा रिफ्रेशर कोर्स निम्हांस बेंगलोर में हुआ, ठीक है। 21 दिन वहाँ के परिवेश में रह करके वहाँ के प्रोफेशनल्स के साथ रहने का अनुभव ही कुछ है। दूसरा मेरा रिफ्रेशर कोर्स जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली में, वहां पर मैं आपको बताना चाहूँगा सिर्फ 7 पार्टिसिपेंट्स थे पूरे ऑल ओवर इंडिया से। क्या बात है। और वो 7 में आज भी मुझे याद आ रहे हैं कि
HY सिद्दीकी सर, Yes, Okay. community development हाँ। वाले। इनके बुक्स डॉक्टर AS कोहली, ओहो। उसके बाद फिर RM वर्मा जो अपने कम्युनिटी डेवलपमेंट के काफी स्टॉलवर्ड थे, RR सिंह, ऐसे मेहर नानावटी जी, ऐसे बड़े बड़े पर्सनैलिटीज के साथ जब मैं दिल्ली का रिफ्रेशर कोर्स कर, हर रोज वहाँ पर वो आते थे और इंटरेक्शन, हम साथी लोग थे तो हमारे पर ध्यान बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है, स्टूडेंट में ध्यान अच्छा। और तीसरा मेरा रिफ्रेशर कोर्स वो हुआ शांति निकेतन में, वहाँ का जो सोशल वर्क डिपार्टमेंट है, वो उस माहौल में रविंद्रनाथ जी टैगोर के क्रिएट किया हुआ वो माहौल में हमने 30 दिन वहाँ पर बिताए, वो भी एक काफी अलग अनुभव। और चौथा मेरा एडिशनल जो किया था वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई। तो ऐसे 4 जो मैंने किए रिफ्रेशर। कंप्यूटर पे कुछ हादसे या मुठभेड़ हुई थी, कंप्यूटर कितने साल पहले की बात है? 20 साल। ये 2001 की बात है कि जिस वक्त कंप्यूटर हमारे लिए तो बिल्कुल एक सरप्राइजिंग बॉक्स था, क्या है हमने तो कभी हाथ नहीं लगाया था, देखा नहीं था, लेकिन वो कोर्स के लिए गए थे क्योंकि एक ललक थी कि कुछ तो नया सीखना है। ओके, सीखना करके सीखना नहीं, लेकिन कुछ नया सीखना है। और अल्टीमेटली यहाँ पर मेरे साथ 2 टीचर भी बैठे हैं, इनका भी आप अप्रोच देखेंगे कि ये ट्रांसफॉर्म होता है बच्चों में, हमारे विद्यार्थियों में। ये मेरा असेट नहीं है, ठीक है, मेरा पर्सनल गेन नहीं है, लेकिन ये सारी बातें ट्रांसफर होती है विद्यार्थियों में। और ये ट्रांसफर जब हम करते हैं नॉलेज, तो इसका मजा ही कुछ अलग है। क्लास में जब हम बात करते हैं, ये अनुभव उनके सामने रखते हैं, तो ये सारे रिफ्रेशर कोर्स का अनुभव ना उनके सामने उंडेल दिया, बस ऐसा हुआ। तो ये रिफ्रेशर कोर्स आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट में एनरिच करने वाले रहेंगे बहुत ज्यादा। जब भी कभी यानी फैकल्टी के बारे में मैं बात करूंगी अभी आपसे कि हम लोग ज्यादातर ना ये प्लेसमेंट और उसके आधार पर वो कंपल्शन करके करते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि इस चीज को किस तरीके से देखना चाहिए डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में ये कंट्रीब्यूशन, और इसको कैसे देखना चाहिए? मुझे एक लगता है कि ट्रैवल ये मेरा पैशन पहले से रहा है, मैं बहुत घूमता हूँ, और ये ट्रैवल करते करते ना आपको जितना ज्ञान मिलता है ना, वो तो यानी अनकम्पेरेबल। तो आप सिर्फ नागपुर में रह करके ये रिफ्रेशर कोर्स करने से बजाय आप यदि मराठवाड़ा विद्यापीठ हो, शिवाजी विद्यापीठ हो, मुंबई हो, या तो गुजरात विद्यापीठ हो, कहाँ पर भी जो सोशल वर्क के जो होते हैं ये रिफ्रेशर कोर्सेज या तो नॉलेज सेशन, नेक्सवी के जो होते हैं, तो ये एक आपका यानी जो ज्ञान की गंगा जो है ना, तो ऐसे कोर्सेज से ही आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है, और जो आपके दिमाग से और विद्यार्थियों तक जाएगा यही नॉलेज जाएगा, और कुछ भी नहीं। राइट सर, एक यानी इस सेक्शन का एक छोटा सा लास्ट पॉइंट, और उसमें थोड़ा सा संक्षेप में आपसे पूछना चाहूंगी। एक 37 साल 36 इयर्स आपने टीचिंग किया है, तो उसमें आपने क्या बदलाव पाया है एजुकेशन में? मेरा एक पहला एक यानी मेरे दिल की वो टीस भी है कि सोशल वर्क डिसिप्लिन में जो स्टूडेंट का माइंडसेट इस प्रोफेशन के लिए चाहिए, वो सिलेक्शन के लिए अभी कोई स्कोप रहा ही नहीं। पहली बात तो, क्योंकि पहले जैसा छान के विद्यार्थी लेते थे ना सिलेक्शन में, अभी वो रहा नहीं। तो अभी कहीं पर एडमिशन नहीं मिल रहा है करके फिर सोशल वर्क कॉलेज में आने का ये जो चलन है, तो उसमें बहुत बार हम देखते हैं कि मेरा माइंडसेट, आपका माइंडसेट और कुछ स्टूडेंट का माइंडसेट बहुत उसमें कॉन्ट्रास्टिंग एक मैच नहीं हो पाता। तो कुछ विद्यार्थी तो हम देखते हैं कि यानी इस प्रोफेशन के लिए दे आर नॉट एप्रोप्रिएट, एप्टीट्यूड उनका नहीं दिखता है। तो ऐसा लगता है कि कुछ जबरदस्ती वो यहाँ पर आए हैं और करना करके कर रहे हैं सिर्फ डिग्री लेने के लिए। लेकिन मैं सभी को बताना चाहूंगा ये डिग्री लेने की बात नहीं है,
कि आपके पर्सनैलिटी में आमूलाग्र बदल चेंज करवाने वाला ये कोर्स है। इस तरह से यदि आप इस प्रोफेशन को देखते हैं सोशल वर्क के, तो आप जरूर देखेंगे कि आपके पेरेंट्स को भी आप में बदलाव दिखेगा, टीचर्स को भी आप में बदलाव ये जरूर दिखेगा। तो ये मेरा एक जर्नी का एक निचोड़ है कि जो विद्यार्थियों में होना बहुत आवश्यक है। सर, हम फिर से आपसे बात करने ही वाले हैं। अभी तक इतना कुछ पूछना है आपसे और बाकी बहुत सारा रह गया है। हम लोग तीसरे पार्ट में फिर से मिलने वाले हैं। डॉक्टर पुराणिक मैडम विल कंटिन्यू टू आस्क यू क्वेश्चंस। आपसे इंटरेक्शन जारी रहेगी। हम लोग चाहते हैं कि आज के स्टूडेंट्स भी इसमें जुड़ जाएं, और इसलिए मैं चाहूंगी कि हमारे आज के विद्यार्थी कुछ ठक्कर भी आपसे बात करें ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स, एंड मीट यू इन थर्ड पार्ट। थैंक यू।